सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डाइजेशन फिजियोलॉजी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जॉन्डिस। जो काफी बार ये जो है केस स्टडी के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। सो 20 नंबर के लॉन्ग के लिए बहुत प्यारा टॉपिक होता है केस स्टडी। बाकी ऐसा शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कि आप एक शॉर्ट नोट लिख ले जॉन्डिस के ऊपर, जो जितने टाइप ऑफ जॉन्डिस होते हैं उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए, कॉजेज आप लिखिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इन शॉर्ट जॉन्डिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जॉन्डिस जो है इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं जॉन्डिस, एक टेरस भी बोलते हैं। बाकी इसको हिंदी में ना प्यार से अपन बुलाते हैं पीलिया। अब जैसे कि मेरा सर्किट है, मैंने सर्किट को हो चुका है भी पीलिया। भाई पी लिया अपन ने कल एक रात को क्वार्टर पी लिया। मेरे बच्चे लाल जे दिक्कत है इनकी, बस गरीबों की। ये इस पीलिया की बात नहीं कर रहा, इनको पीलिया मतलब पीलिया ये नहीं, पीलिया मतलब तेरा जो खूबसूरत चेहरा जो है, आप इसको जरा इस चीज पे गौर मत फरमाइएगा। तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा जो है वो पीले कलर का हो जाता है। मतलब स्किन, अब मतलब क्या हुआ, पीला जो बीमारी है जॉन्डिस, उसके अंदर क्या होता है, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। स्किन का आगे बेटा, स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, अपना जो इसकी जो कंजक्टिवा है, इन सारी चीजों का, इन चीजों का येलो कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस। तो पीलिया नहीं, हम मत पीना, समझ गए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉन्डिस? जॉन्डिस इज ए क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकसा एंड डीपर टिश्यू। क्यों हो गया? क्योंकि अपना बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। बिलीरुबिन क्या होता है? ये अपना बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। नॉर्मल कितना रहता है? 0.5 से 1.5 mg पर डेसीलीटर रहता है, लेकिन जॉन्डिस की कंडीशन में ये 2 ml पर डेसीलीटर से ज्यादा एक्सीड कर जाता है। फिर अपन बात करें टाइप की, तो यार 3 प्रकार के टाइप इसके होते हैं। पहले प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। मतलब जो जॉन्डिस जो है, जो पीलिया जो है, वो 3 प्रकार का होता है। चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूं भैया जॉन्डिस कितने प्रकार का है, कैसा है। उसको समझने के लिए ना तुम्हें मेरा पूरा फ्लो चार्ट पहले समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या होता है, अपना हीमोग्लोबिन, अपना आरबीसी है, और आरबीसी का अपना प्रेजेंट होता है अपना हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, हीम वाला पार्ट, ग्लोबिन वाला पार्ट। अगर जब अपना आरबीसी टूटेगी, ऐसी कोई भी बीमारी होगी जिसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब आरबीसी टूटना मतलब हीमोलाइसिस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, आरबीसी टूटी तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी टूटा। अब हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में टूटेगा, एक ग्लोबिन वाला पार्ट अलग और हीम वाला अलग। अब जो ग्लोबिन जो है वो किससे बना है? अपना प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन। तो अपन पॉलीपेप्टाइड को उससे क्या करते हैं, अपन अमीनो एसिड बना लेते हैं और बाद में अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। बट बात यह आती है, सर मैं हीम का क्या करूं? अब जो हीम है ना, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, हीम 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक अपना रहता है आयरन, दूसरा अपना रहता है पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग क्या करते हैं, जब उसका फर्दर अपन डाइजेशन करवाते हैं, ये बन जाता है अपना बिलीवेरेडिन। बिलीवेरेडिन से फिर अपन बनाते हैं बिलीरुबिन। आप समझ गए? तो सबसे पहले अपना बन गया बिलीरुबिन, मतलब जरूरत से ज्यादा आरबीसी टूटने से ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटा, और ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटने से अपना क्या बना, अपना बना बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन क्या करता है, ये फ्री बिलीरुबिन अपना ब्लड के अंदर आ जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। क्योंकि अभी बिल्कुल ये फ्री फॉर्म में बिलीरुबिन, तो उसको बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि ब्लड के अंदर आ गया। अब आप खुद बताओ, कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए जिसके कारण ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटे, तो क्या होगा? ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटा तो ज्यादा बिलीरुबिन बना, ज्यादा बिलीरुबिन बना तो क्या हो गया, अपन को हो गया जॉन्डिस। क्योंकि यही फिर क्या करेगा, येलोइश डिस्कलरेशन करवा देगा। और इस स्टेज को अपन बोलते हैं स्टेज 1 हीमोलाइटिक स्टेज, या फिर प्री हेपेटिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्री हेपेटिक? लिवर अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, लिवर से पहले है, प्री मतलब पहले, हेपेटिक मतलब लिवर, लिवर से पहले, तो उसको बोलेंगे प्री हेपेटिक स्टेज। ठीक है, कॉज में मैंने आपको बता दिया। फिर अपन आते हैं हेपेटिक स्टेज में क्या होता है। अब क्या होता है, जो लिवर जो है बड़ा ही अच्छा इंसान है। लिवर क्या बोलता है, भैया तुम क्या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हो, तुम वाटर इनसोल्यूबल है, तुम्हें अब मैं सोल्यूबल बना देता हूं। तो लिवर क्या करता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को बना लेता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो यार है ना, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसके अंदर लिवर खराब हो जाए, कौन कौन सी बीमारी इसमें लिवर खराब हो जाता है? जैसे कि लिवर के अंदर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लिवर की कोई बीमारी हो जिसमें क्या होगा ना, अपना अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, फिर क्या होगा, कंजुगेट नहीं बन पाएगा। और क्योंकि अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड नहीं बन पा रहा, मतलब कि लिवर क्या करेगा, फिर उसको फर्दर बाहर भेज नहीं पाएगा, मतलब लिवर इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं करवा पाएगा। फिर जितना भी बिलीरुबिन ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड के अंदर बिलीरुबिन चला गया तो वो करवा लेगा अपन को जॉन्डिस। तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं हेपेटिक स्टेज, क्योंकि लिवर इन्वॉल्व है। लिवर कैसे इन्वॉल्व है वो मैंने बता दिया, क्योंकि लिवर अब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का कंजुगेशन नहीं करवा पा रहा, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बनवा पा रहा। क्योंकि लिवर ये नहीं करवा पा रहा, तो क्या होगा, अपना सारा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, अब क्या होगा ना, ऐसा होगा नहीं लिवर पूरा खराब है, लिवर 50% खराब होता है, तो ये मान लो 50% यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो पा रहा। तो इस स्टेज में, हेपेटिक स्टेज में,
50% अनकंजुगेटेड भी है, 50% कंजुगेटेड भी है, दोनों की मात्रा है। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये अपने आ जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि फिर ये फर्दर अपना लिवर उसको बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर रहा अच्छी तरीके से। फिर ये ब्लड के अंदर आ जाएगा, ब्लड के अंदर आने के कारण अपना जॉन्डिस करा देगा। इसको बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। फिर अपन आ जाते हैं पोस्ट हेपेटिक। अब क्या हुआ, लिवर तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये लिवर है, लिवर ने अच्छे से काम कर लिया, अपने बिलीरुबिन को कंजुगेट बना दिया। अब वो सारा कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ जाता है, वो अपना जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो गया, ये मान लो आप। अब मान लो कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके कारण यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब कि या तो देखो गॉल ब्लैडर के अंदर सिस्ट बन गई, या फिर कोई भी ऐसा कैंसर जगह डेवलप हो गया जिसके कारण ये जो डक्ट है वो कंप्रेस हो रही है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है। सो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, जो जितना भी अपन ने अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो बनाया है वो क्या रहेगा, बाहर अपना इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली बाइल को इंटेस्टाइन में आना है ना, तो अपन इंटेस्टाइन में नहीं भेज पाएंगे अपन उस बिलीरुबिन को, कंजुगेटेड बिलीरुबिन को, क्योंकि कंजुगेटेड बिलीरुबिन अपना बाहर नहीं जा पा रहा, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। तो वो क्या होगा, वो सारा कंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ब्लड में अगर आ गया तो ब्लड में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा जॉन्डिस, क्योंकि ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा बिलीरुबिन का। तो ये स्टेज अपनी होती है पोस्ट हेपेटिक। लिवर के बाद हो रही है, क्यों हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रही है। तो 3 स्टेज हैं, तीनों स्टेज एक्सप्लेन करी, कॉजेज भी एक्सप्लेन करी। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होगा, अपना अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन लिवर जो है तो कंजुगेट कर देगा नॉर्मल। फिर क्या होगा, ये जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये सारा कहाँ चला जाएगा, वो अपना चला जाएगा इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फिर वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और बन जाता है अपना स्टर्कोब्लिनोजेन। और यही स्टर्कोब्लिनोजेन के कारण क्या होता है ना, जो आपका फीकस जो रहता है, जो अपना स्टूल है, वो येलो कलर का होता है। तब आपको समझ में आया कि आपका स्टूल येलो कलर का क्यों है। कभी कभी क्वेश्चन आना चाहिए ना यार, ये हरा कलर का क्यों नहीं है स्टूल अपना, येलो ही क्यों है, क्योंकि अपने स्टूल में प्रेजेंट होता है स्टर्कोब्लिनोजेन। वो कहाँ से आया, कंजुगेटेड बिलीरुबिन से आया। कंजुगेटेड बिलीरुबिन जैसे इंटेस्टाइन में आया, बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण ये चेंज हो गया। सेम फिर क्या होता है ना, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन अगर किडनी में चला जाए तो किडनी में उसको अपन चेंज कर लेते हैं यूरोब्लिनोजेन में, और यूरोब्लिनोजेन के कारण अपने यूरिन में येलो कलर आता है। ये आप समझ गए। अब आप एक और चीज समझो, यहाँ पे समझने वाली बात तुम समझो। अब क्या होगा, जो अपना पोस्ट हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक जो अपना होता है, अपन नीचे से ऊपर जाएंगे। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो है उसमें क्या हुआ, पोस्ट हेपेटिक में क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कभी भी कहाँ नहीं जा पाएगा, नीचे इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगा। क्या होगा ना, इसका ना एक्सक्रीशन बंद हो जाएगा अपने इंटेस्टाइन और किडनी में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का। क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ जा रहा है, ब्लड में। अब क्योंकि इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, अगर इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो कभी भी अपने कंजुगेटेड बिलीरुबिन स्टर्कोब्लिनोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा। स्टर्कोब्लिनोजेन कभी भी फीकस में कलर नहीं देगा। तो याद रखना, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का खास बात भी है, इसका स्टूल ना कलरलेस स्टूल होता है, पेल, मतलब सफेद कलर का स्टूल है। सफेद तो नहीं होता, लेकिन हल्का सा कलरलेस होता है। आप उसको बोलते हो यार मेरा स्टूल जो है कलरलेस आ रहा है, पेल आ रहा है एकदम। तो अगर पेशेंट का स्टूल कलरलेस हो, पेल हो एकदम, तो आप बोलना ये कौन सा पोस्ट हेपेटिक है। सेम यूरिन में भी होता है, यूरिन भी आपकी पेल हो जाती है। तो किन कंडीशन में होता है, पोस्ट हेपेटिक में होता है। ठीक है, फिर अपन आते हैं हेपेटिक में। हेपेटिक में भी सेम चीज हो रही है। क्या हो रही है, अपना अनकंजुगेटेड जो है वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बन पा रहा, जिसके कारण क्या होता है, मोस्ट ऑफ आधे से ज्यादा अपना कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड दोनों ब्लड के अंदर चला जाता है, क्योंकि लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा। लिवर फंक्शन ही मेन है, लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पे इनका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। एक्सक्रीशन नहीं होगा तो अपना हेपेटिक स्टेज में भी अपना स्टूल में कलर कम हो जाता है और यूरिन में भी हो जाता है, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, सारा बिलीरुबिन ब्लड में वापस जा रहा है। इज दैट क्लियर। लेकिन पोस्ट हेपेटिक में बहुत ज्यादा पेल होता है, हेपेटिक में फिर भी थोड़ा कलर आ जाएगा अपने स्टूल में। फिर अपन आते हैं सर प्री हेपेटिक में क्या होता है। अब आप खुद बताओ प्री हेपेटिक क्या है। प्री हेपेटिक तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है ना, बस हिमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बिलीरुबिन ज्यादा आ रहा है। तो प्री हेपेटिक में अपना बिल्कुल सब सही चलता है। प्री हेपेटिक में जितना ज्यादा बिलीरुबिन होगा उतने ज्यादा बिलीरुबिन कंजुगेट होगा, जितना ज्यादा बिलीरुबिन कंजुगेट होगा उतना ज्यादा स्टर्कोब्लिनोजेन और यूरोब्लिनोजेन बनेगा। तो याद रखना प्री हेपेटिक में ये दोनों बढ़ जाएंगे, यूरोब्लिनोजेन और स्टर्कोब्लिनोजेन। इज दैट क्लियर।
तो पूरा मैंने आपको ना जॉइंटिस एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इसके कॉजेस बताता हूँ। देखो सबसे पहले ना अपन एक एक करके डिटेल में देखते हैं। प्री हेपेटिक वाले को, प्री हेपेटिक को हिमोलाइटिक भी बोलते हैं, क्योंकि हिमोलाइसिस के कारण हो जाता है। हिमोलाइटिक जॉइंटिस अ टाइप ऑफ जॉइंटिस दैट ऑकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की ज्यादा टूटने के कारण हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, फिर क्या होता है ना, ब्लड के अंदर फ्री बिलिरुबिन आ जाता है, मतलब कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा। इन दिस कंडीशन एक्सक्रीशन फंक्शन ऑफ लिवर इज नॉर्मल। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी फंक्शन जो होता है लिवर का नॉर्मल है, इसलिए जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो ज्यादा किसके अंदर चला जाएगा, स्टूल में, और ज्यादा चला जाएगा किसके अंदर, अपना यूरिन में भी, और एकदम डार्क कलर की अपना स्टूल और डार्क कलर की यूरिन देगा। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। याद रखना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की एक और खास बात क्या है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। क्योंकि इनसॉल्युबल है वाटर में, इसलिए अपन उसको यूरिन में बहा देते हैं, यहाँ पे ये लिखा है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो यूरोब्रिनोजेन है, स्टर्गोब्रिनोजेन है, मैंने आपको बताया था, दोनों के लेवल बढ़ जाते हैं। कॉज क्या है, किन किन कारण के कारण हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, तो याद रखना कोई भी किडनी की डिसीज हो तो उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हाइपरस्प्लीनिज्म में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। याद रखना बर्न में अगर अपन जल जाते हैं, बर्न की कंडीशन में, या फिर मलेरिया में, इन दिस कंडीशन में भी हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। या फिर कुछ जेनेटिक बीमारी होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, आरबीसी का शेप अच्छा नहीं रहता, गलत डिफॉर्म रहता है, इसके कारण भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। तो इन सारे कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया है, हीमोलाइटिक एनीमिया है तो जॉइंटिस भी है। ठीक है, फिर हमने आता है हेपेटिक। हेपेटिक में बता ही चुका हूँ, हेपेटिक स्टेज में क्या होता है, डैमेज हो जाता है हेपेटिक सेल, एक्सक्रीटरी फंक्शन खराब हो जाता है, तो कंजुगेटेड लिवर, कंजुगेटेड बिलिरुबिन फ्रॉम लिवर कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड। कंजुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो पाता, वापस से अपना कहा जाता है, ब्लड के अंदर आता है। और यहाँ पे अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड दोनों मिलते हैं आपको बिलिरुबिन ये वाली स्टेज में, क्योंकि आधा तो कंजुगेट ही नहीं हुआ, और जो हुआ कंजुगेट वो एक्सक्रीट नहीं हो पाया। फिर कॉजेज क्या है, कॉजेज सबसे पहले क्यों क्यों अपना होता है, हेपेटिक क्यों होता है, हेपेटिक डिजीज जब होगी जब लिवर खराब होगा, लिवर की कंडीशन खराब होगा, जैसे कि कोई वायरस का इन्फेक्शन होगा, जैसे कि हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ज्यादा पीनी है, इसलिए बोलता हूँ सर्किट को ज्यादा मत पी, ज्यादा पिएगा लिवर खराब हो जाएगा, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगी, हंसमा तब देख के आसमानी हो जाएगा तू, क्या सर्किट। फिर सिरोसिस ऑफ लिवर, एंड स्टेज रहती है लिवर डिसीज की। फिर अपन आते हैं पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक में आपको बता चुका हूँ इसका कॉज क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे गॉल स्टोन के अंदर हो गया, या फिर कोई भी कैंसर हो जाए अपना बिलिरुबिन, अपना जो बिलियरी सिस्टम है उसके अंदर, या फिर पेनक्रियाज में, वो क्या करेगा, अपने डक्ट को कंप्रेस करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। देन अब मैं आपको ना डिफरेंस बताता हूँ अपना प्री हेपेटिक में, हेपेटिक में और पोस्ट हेपेटिक में, और ये बहुत प्यारी टेबल है। पहले तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज है, ये डायरेक्टली क्या इस तरह के क्वेश्चन आजकल बनते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन हेपेटिक प्री हेपेटिक, या हेपेटिक प्री हेपेटिक पोस्ट हेपेटिक, दोनों में सब में डिफरेंस आ सकते हैं। तो ये आप इस पूरा डिफरेंस की टेबल भी याद कर लो, और जब मान लो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी ये टेबल बना देना, उससे होगा क्या ना, थोड़ा तुम्हारा क्वेश्चन में अच्छा लेंथी बड़ा हो जाएगा, एक आध पेज एक्स्ट्रा भरा जाएगा। अब देखो सबसे पहले आता है कॉज। प्री हेपेटिक क्यों हुआ, आरबीसी की टूटने के कारण। हेपेटिक क्यों हुआ, हेपेटिक खुद ही बता रहा है, लिवर के कारण हो रहा, नाम चीख के कह रहा है, लिवर डिजीज में। पोस्ट हेपेटिक क्यों हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ। अब कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, प्री हेपेटिक में क्या बढ़ता है, अनकंजुगेटेड फ्री वाला, हेपेटिक में क्या बढ़ता है, अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि अपना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेट नहीं होता, तो अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड दोनों बढ़ जाते हैं। और पोस्ट हेपेटिक में क्या बनता है, लिवर अच्छे से काम कर रहा है, सारे अनकंजुगेटेड को कंजुगेट बना रहा है, तो अनकंजुगेटेड ज्यादा बढ़ जाता है पोस्ट हेपेटिक में। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं यूरिन में। सबसे पहले अपन आ जाते हैं यूरिन में, यूरोब्लिनोजेन का क्या हुआ। याद रखना प्री हेपेटिक में एक्सक्रीटरी फंक्शन नॉर्मल है किडनी का, सॉरी लिवर का, तो यहाँ पे अपना जो अनकंजुगेटेड जो है वो कंजुगेट बनेगा, कंजुगेट बाद में किडनी के जरिए यूरोब्लिनोजेन बनता है, तो अपने प्री हेपेटिक में ये बढ़ जाता है यूरोब्लिनोजेन, वहीं हेपेटिक में कम हो जाएगा क्योंकि एक्सक्रीटरी फंक्शन खराब हो जाएगा, और पोस्ट हेपेटिक में कम होगा, और कभी कभी तो पूरा एब्सेंट हो जाता है, एकदम पेल आ जाती है। फिर फीकस में भी सेम, स्टर्गोब्लिनोजेन किसके अंदर, प्री हेपेटिक में बढ़ जाएगा क्योंकि अच्छी तरीके एक्सक्रीटरी फंक्शन हो रहा है लिवर का, वहीं हेपेटिक में कम हो जाएगा, पेल कलर का फीकस आएगा, और इसके अंदर तो बिल्कुल कलरलेस, क्ले कलर्ड फीकस, एकदम कलरलेस फीकस आएगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर एक रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं वैन-वैन-बर्ग रिएक्शन। जो वैन-वैन-बर्ग रिएक्शन जो है ये बहुत प्यारी रिएक्शन है, ये एक लैब की रिएक्शन है जिसमें अपन पता करते हैं अनकंजुगेटेड है कि कंजुगेटेड ज्यादा है। अब याद रखिए सबसे पहले
क्या होता है, एक रिएक्शन, तुम देखो सिंपल भाषा में बोलूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ इसलिए। एक रिएक्शन है वैन बर्न बर्ग रिएक्शन। अब जो वैन बर्ग जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, मान लो अगर कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन के प्रेजेंस में इसके अंदर एक क्या रिएजेंट होता है, वो रिएजेंट क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट दे देता है कंजुगेट, किसमें, कंजुगेट के प्रेजेंस में। बट अनकंजुगेटेड में ये पॉजिटिव नहीं देता, तो कितना नेगेटिव देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अनकंजुगेटेड क्या है, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल है, तो पहले अपन इसको क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल बनाते हैं, उसके बाद फिर ये उस रिएजेंट के साथ क्या करता है, पॉजिटिव देता है उस रिएजेंट के साथ। अब आप खुद बताओ, पहला वाला क्या था, डायरेक्टली रिएजेंट आया, कंजुगेटेड बिलीरुबिन देखा, डायरेक्ट था ये, तो डायरेक्टली पॉजिटिव हो गया। दूसरे बारे में पहले मैंने वाटर सोल्यूबल बनाया, फिर ये पॉजिटिव आया, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट हुआ। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, अनकंजुगेटेड में वैन बर्ग जो रिएजेंट होता है वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव देता है। तो कभी भी आपको इनडायरेक्ट पॉजिटिव मिले वैन बर्ग रिएक्शन में, तो आप बोलना ये प्री हेपेटिक है। कभी अगर डायरेक्ट पॉजिटिव मिले, डायरेक्ट पॉजिटिव कब आता था, कंजुगेट में, तो आप समझ जाओगे पोस्ट हेपेटिक पे। और कभी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिले, तो आप समझ जाना दोनों प्रेजेंट है, अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड दोनों प्रेजेंट है, मतलब वही हेपेटिक है। ये बड़ा आसान था। फिर लिवर फंक्शन, लिवर फंक्शन किस में खराब होगा, हेपेटिक में, बस आपको पता ही है ना, हेपेटिक में खराब होगा, बाकी सब में नॉर्मल होगा। फिर ब्लड पिक्चर की बात करें तो इन दोनों में ब्लड नॉर्मल होगा, सिर्फ इसमें ब्लड खराब होगा। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, अनीमिया हो जाएगा। नॉर्मल आरबीसी देखेंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपका आरबीसी टूट रहा है, तो इमेच्योर आरबीसी भी आपको अपने ब्लड में देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। जब इमेच्योर अपने आरबीसी आ जाए उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। फिर अपन आते हैं प्लाज्मा एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। अब आप याद रखो, अब ये सारे क्या है, जो एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, क्या है, ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, लिवर। तो याद रखना, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो जो है डिक्रीज हो जाएगा सिर्फ हेपेटिक वाले स्टेज में, क्योंकि लिवर खराब होगा तो डिक्रीज होगा। बाकी हिमोरेजिक टेंडेंसी मत करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट है, जो कि आपको याद रखने टेबल के फॉर्म। तो मैंने आपको ना पूरा जॉइंटिस एक्सप्लेन कर दिया बड़े आराम से। अब बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो केस स्टडी के फॉर्म में आया, तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा हेपेटिक है, प्री हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक है। उसके लिए वो आपको अनकंजुगेटेड बता देगा कि कौन सा है। अगर अनकंजुगेटेड हो तो प्री हेपेटिक, कंजुगेटेड हो तो पोस्ट हेपेटिक, दोनों हो तो हेपेटिक। या फिर वो केस स्टडी में लिख देगा कि भैया हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी एबनॉर्मल है, तो समझ जाना प्री हेपेटिक है। लिवर मोस्टली लिवर खराब वाले आते हैं, लिवर खराब है, लिवर डैमेज है, समझ जाना हेपेटिक। या फिर वो लिख देगा ऑब्स्ट्रक्शन है, कैंसर है पैनक्रियाज में, तो आप समझ जाना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पोस्ट हेपेटिक। तो ये ट्रिक्स है पहचानने की। याद रखना, केस स्टडी पहचानना बहुत जरूरी है यार, 20 नंबर का सवाल है। और उन सवालों में पहला सवाल ये होता है डायग्नोसिस क्या है, आप बोल देना जॉइंटिस है, कौन सा जॉइंटिस ये बता देना। दूसरा सवाल ये होता है पूरा आप बताइए, एक्सप्लेन करिए कि आरबीसी का फेथ क्या है, वही फेथ मतलब जो फ्लो चार्ट था ना वही बनाना पड़ेगा, वही लिख देना। फिर तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई थोड़ा बहुत फीचर आप बता दो, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस के कॉज क्या होते हैं, क्या होता है, फिर जो मैंने पॉइंट्स में लिखा है ना वही लिख देना। फिर डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। 14-5वां क्वेश्चन थोड़ा जॉइंटिस से अलग होता है, हटके होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं और हर क्वेश्चन का अलग मार्किंग होती है। डायग्नोसिस के 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो आपको ना नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर इतना लिखो, 2-3 लाइन। कोई 5 नंबर का है तो 5 नंबर इतना लिखो। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर एक नंबर अच्छे से आता है तो उस 1 नंबर में ना पूरा 1 पेज भर देते हैं। तो मेरे लाल मदन गोपाल तू बता, अगर 1 नंबर में तू 1 पेज भरेगा तो मतलब है क्या, नंबर तो फिर भी 1 ही मिलेंगे ना, 5 तो मिलेंगे नहीं। इससे अच्छा टाइम बर्बाद करने से अच्छा 1 नंबर भी 1 नंबर इतना लिख, बाकी का टाइम नेक्स्ट में लगा दे, सोचने में लगा दे, नहीं पता तो भाई पूछने में लगा दे। बस अपन का फोकस होना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, और यही फोकस में मैं काम करता हूँ। ठीक है, सारे मेरे नोट्स बहुत मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।